कुमारः श्रवणादिभिः कुमारः श्रवणादिभिः। कुमारः प्रथमा का एक वचन, श्रवणादिभिः तृतीया का बहुवचन है, दो पद है। श्रवण आदि येषान्ते श्रवणादयः तैः श्रवणादिभिः बहुरी समास हुआ है। अनुवृत्ति है समनाधिकरण का, और अधिकार चल रहा है तत्पुरुष विभाषा सुप सहसुप और समास का। अर्थ कर रहे हैं कुमार शब्द समनाधिकरण श्रवणादि समर्थ ही सुबंध ही सह विभाषा समस्यता है तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुमार शब्द का, कुमार किसको कहते हैं? बालक को। युवा से अभी छोटा है, शिशु से बड़ा हो गया, उसका नाम कुमार है। उस शब्द का समनाधिकरण भूता श्रवण आदि गणपति शब्दों के साथ, समरसवंतों के साथ में विकल्प से समास होता है और उसका नाम तत्पुरुष होगा। कुमारी चसो श्रवणा चैति कुमार श्रवणा। कुमारी चसो क्यों बोल दिया? कुमार है, सूत्र में क्या था? कुमार पुल्लिंग। दृष्टांत आप ले रहे कुमारी, कैसे ले रहे हैं? लिंग विशिष्ट परिभाषा। लिंग विशिष्ट परिभाषा क्या होता है? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। लिखो, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये परिभाषा है। जिस किसी भी सूत्र में केवल प्रातिपदिक ग्रहण किया जा रहा है तो बोध करा देता है लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण करो। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। लिंग विशिष्ट भी ग्रहण हो जाता है। अतः कुमार से कुमारी भी ग्रहण हो गया, उसको भी लेकर हम समास कर सकते हैं। कुमारी च असौ श्रमणा च। श्रमणा किसको बोलते हैं? तपस्विनी स्त्री। तपस्विनी स्त्री, जैन धर्म में सन्यासिनियों को श्रमणा कहते हैं, पुरुष को श्रमणा, तपस्वी को। उनके यहाँ संन्यास होता नहीं है, नास्तिक लोग हैं, इसलिए वो जो सब घर द्वार छोड़ करके जीवन लगा दिया अध्यात्म में, उनको श्रमण और श्रमणा कहा जाता है। और स्त्रीलिंग यानी से श्रमणा। कुमारी च असौ श्रमणा चेति। रूप क्या बनेगा कि कुमार श्रमणा बना। कुमार श्रमणा, कुमार श्रमणा। ये विवक्षित कौन थी? स्त्री। इसे कुमार श्रमणा नहीं बनेगा, कुमार श्रमणा ही पुनः टाप हो जाएगी। पहले क्या हो जाएगा? गोस्त्री और उपसर्ग से रस हो जाएगा, फिर समस्त पद स्त्री का ही बोधक होने से पुनः टाप हो जाएगा। टाप हो गया, कसण देर होगा कुमार श्रवणा। और कुमारी का कुमार कैसे हो गया? पुल्लिंगो। पुंबत कर्मधार्य जातीय देशीय सूत्र है। कर्मधार्य समास में पूर्व पद जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी लिंग वाला होगा, स्त्रीलिंग वाला रहेगा, नपुंसकलिंग वाला रहेगा, उसको पुंबत भाव कर देता है। पुंबत कर्मधार्य जातीय हो, सूत्र पढ़ा है ना, याद है? हाँ, पुंबत कर्मधार्य जातीय सूत्र से पुल्लिंग हो गया। उसको पुल्लिंग हो जाने से कुमारी जो था पुल्लिंग में, जो गी प्रत्यय स्त्रीत्व कक्षा में वो हट गया, कुमारो रह गया। कुमार श्रमणा। एवं कुमारी च असौ प्रव्रजिता। कुमारी च असौ प्रव्रजिता। कुमारी अवस्था में संन्यास ले लिया। प्रव्रजत, ये प्रव्रजक परिव्राजक क्या होता है? प्रव्रजन करना, मैंने घर द्वार छोड़ के निकल गया। उसे परिव्राजक भी बोलते, परिवसर बोल देती, इतना ही है। प्रव्रजनं कृतम, प्रव्रजन कर दिया। किसे प्रव्रजन कर दिया? घर द्वार सब छोड़ के चला गया, न सन्यासिनी हो गई।
कुमारी च असौ सन्यासिनी च इति, ये अर्थ हो जाएगा इसका, कुमारी सन्यासी। यहाँ पर भी कुमार प्रव्रजिका, यहाँ पर कुमारी का कुमार उसी सूत्र से पुंबत भाव होगा, पुंबत कर्मधार्य जातीय सूत्र से पुंबत भाव हो जाता है। चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पाद प्रथमा का बहुवचन, गर्भिण्या तृतीया का एक वचन। चत्वार पादा यासाम ता चतुष्पाद, चार पैर है जिन जीवों को, उनका क्या कहते हैं? चतुष्पाद। चतुष्पाद बहुरी समास है, चार पैर वाले जितने भी जानवर उन सबको लेंगे। उनमें भी गर्भिणी शब्द के कारण से मादा को ही लेंगे, स्त्री वर्ग को ही लेंगे, पुरुष वर्ग को नहीं। गाय को लेंगे, भैंस को लेंगे, सांड को नहीं लेना, भैंसा को नहीं लेना, और जो चार पैर वाले होते हैं। बकरी को लेंगे, बकरा को नहीं लेना, वो भी चार पैर वाला है। लेकिन गर्भिणी का योग में उनका बनेगा नहीं ना, कर्मधारय समास कैसे बनेगा? विशेषण हो सकता है क्या? बकरे का विशेषण गर्भिणी, गर्भिणी बकरा होगा? नहीं होगा ना प्रयोग। इसीलिए स्वतःकरण हो जाता है, स्त्री को ही लेना है, चतुष्पाद स्त्री को। देखो, समनाधिकरणेन तत्पुरुष विभाषा शुभ सहसुभा समास, इनका अनुवृत्ति एवं अधिकार चल रहा है। अर्थ कर रहे हैं चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ताः समनाधिकरणेन गर्भिणी शब्देन सुबन्तेन स विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। चतुष्पादवाची गौ अजा आदि शब्दों का, सुबंतों का समनाधिकरण गर्भिणी शब्द के साथ में, सुबंत के साथ में विकल्प से समास होगा और वह तत्व संज्ञा वाला होगा। गौश्च सौ गर्भिणी च, गौश्च सौ गर्भिणी च। गाय है, और कैसी गाय है? गर्भिणी गाय। गर्भिणी गाय का क्या था विशेषण? प्राक प्रयोग होना चाहिए था ना, यहाँ चतुष्पाद प्रथमा कर दिया, इसे गो प्राक प्रयोग हो जाएगा, और विशेषण आगे चला गया, पर प्रयोग हो गया। विशेषण विशेषण बहुड़ होंगे, सब अपवाद है। उससे करते तो क्या हो जाता? गर्भिणी गौ ये प्रयोग हो जाता। हिंदी वाले बोलते गर्भिणी गाय, गाय गर्भिणी, ऐसे हिंदी में नहीं होता है। गाय गर्भिणी बोलते हिंदी में कभी नहीं। गौ गर्भिणी है, बकरी गर्भिणी है, इन संस्कृत में गो गर्भिणी बनेगा। देवी बता रहे, देखिए गो गर्भिणी, तो गो सु गर्भिणी सु था, समास हुआ इस सूत्र से, चतुष्पादो गर्भिणिया से समास होने के बाद सुसुलुक हो गया। जो चतुष्पादवाची प्रथमांत होने से तद्बोध्य समास में कौन है? गो, उसका उपसर्ग संज्ञा हो गया और प्राक प्रयोग हो गया। और विशेषणवाचक होते हुए गर्भिणी पद उत्तर पदी रहेगा, पर पदी बना रहेगा। अच्छा, गो गर्भिणी, महिष गर्भिणी, भैंस, भैंस और भैंसा, उसे भैंस से गर्भिणी होती है, इसे महिष शब्द गया, भैंस, महिष गर्भिणी, अज गर्भिणी। यहां पर पुंबत हो रहा है, महिषी च सौ गर्भिणी च, महिषी च सौ गर्भिणी च। यहां पर भी अजा च सौ गर्भिणी च। विग्रह वाक्य में तो स्त्रीलिंगी बोलना पड़ेगा ना, इसलिए महिषी च असौ गर्भिणी च, अजा च असौ गर्भिणी च, ये विग्रह वाक्य किया जाएगा। और महिषी और जो अजा शब्द है उसका वही सूत्र पुंबत कर्मधारय जातीय हो, उस पुंबत बा हो गया, तो महिषी का महिषा हो गया, अजा का अजा हो गया। गर्भिणी गाय, गर्भिणी भैंस, गर्भिणी बकरी, हिंदी वाले में दिया है। मयूर वंशगादयश्च, मयूर वंशगादयश्च, मयूर वंशगादय प्रथमा बहुवचन च पे दो पद है। मयूर वंशगा
आदिर येषान्ते इति मयूर व्यंसकादयः। मयूर व्यंसक यह पद है, प्रातिपदिक है, आदि में जिनका, ऐसे शब्द समुदाय को कहते हैं मेर व्यंसकादय गण विशेष हो गया। यहाँ बिना सूत्र का समास जो होते हैं उनको इसमें डाला जाता है। प्रयोग हुआ है वेद में, मान लो कि पुराण में, कहीं साहित्य में, कहीं भी हो, गद्य में हो, पद्य में हो, आप दिमाग लगाएंगे किस सूत्र से यहाँ समास हुआ, पूरा अष्टाध्याय को अवलोकन करके देख लिया, कोई सूत्र नहीं मिला तो क्या करें, उसको इसमें डाल देना, इस गण में। या आकृति गण कहा जाता है। इसीलिए ऐसे कई गण आकृति गण है। वो जो गण में जो कार्य हुआ है वो कार्य करने वाला कोई दूसरा पद आप देख रहे हैं, प्रयोग में आ रहा है, लेकिन उसको विधान करने कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, तो उसको गण में लेना पड़ता है। इस उसका नाम आकृति गण होता है। यह आकृति गण होने के नाते बिना सूत्र का जो समास जहाँ कहीं प्रयोग में दिखाई देते हों, उन्हें निपातन से समास करने के लिए इस सूत्र में जोड़ा जाएगा। मयूर व्यंसकादि, देखो मयूर व्यंसका आदि रेशांते, इसलिए कहते बहुरी समास। समनाधिकरण ना तत्पुरुष सुप सपा समास अनुवृत्ति और अधिकार चल रहा है। अर्थ मयूर व्यंसकादियो गण शब्दा समनाधिकरणे तत्पुरुषंजका भवंती। समनाधिकरण प्रयोग होने पर ये सब तत्पुरुष संज्ञा वाले हो जाते। नहीं कह रहे समस्यन्ते वह समास का तत्पुरुष नाम नहीं बोल रहे हैं। ये सब को स्वयं क्या हो जाए, समनाधिकरण में तत्पुरुष संज्ञा भवंती, सीधे तत्पुरुष संज्ञा वाले होते हैं, समास होते नहीं कहा। समुदाय एवं निपात्यंत, इसलिए समस्त पद, समुदाय माने समस्त पद का ही निपातन होगा। या विग्रह वाक्य इसलिए अपने मन खुशी के लिए आप कर सकते हो, समझने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इन वास्तविक विग्रह वाक्य इनका होता नहीं। जैसे हम यहीं पर कह सकते हैं मयूर व्यंसक के लिए मयूरश्चासौ व्यंसकश्च इति मयूर व्यंसक, चतुर्मयूर है। मयूर कैसा है, व्यंसक माने चतुर है। छात्र व्यंसक, छात्र कैसा है, बहुत चतुर है। चतुर छात्र होते हैं, हमारे यहाँ सब छात्र चतुर ही है। नहीं, चतुर में चालाकी भी करते हैं, केवल बुद्धिमानी नहीं, चालाकी भी करते हैं। आश्रम में नियम बना सवेरे सब स्नान करके 5 बजे आरती में आना पड़ेगा, और कहीं कोई गीजर नहीं, गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या करें। चतुर्बुद्धि वाले चालाक जो छात्र था क्या किया, वो गया, नहीं पता लगना चाहिए नहाए कैसे, पता चल के मुंह धोने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं, वो क्या करा, बाथरूम में गया, स्नान घर में घुसा, और आवाज़ आने चले लोगों को बाहर में नहा रहा है, नल खोल दिया, नल खोल दिया तो आवाज़ आ गया जमीन पे, और बीच बीच कपड़ा को डाल दिया, कपड़ा। अब उसे क्या होता है, लगे कि इसके शरीर पर गिर रहा है, तो सीधा नल गिरता है ना, अलग आवाज़ होता है, शरीर पर गिरेगा आवाज़ बदलेगा। तो लोग नहा रहा है, अत्यंत तरह चालाक खोपड़ी है, बीच कपड़ा डाल देता था, यूँ कर देता था, तो आवाज़ बदल जाता है, मैंने वो नहा रहा है। और फिर बाहर आएगा, निचोड़ के कपड़ा को उसी गीले कपड़े घाल को टच कर दिया, अच्छा मैंने नहा लिया। चतुर है ना, छात्र व्यंसक। ये बनारस में हुई घटना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग तो गंगा जी में घुस जाते, छलांग मारते, फटाक से नहा के आ जाते थे। अब एक छात्र तो गंगा जी भी जाना नहीं चाहता है, और ठंडी का दिन, तो देखा हमने उसके लिए ही नियम बनाया था कोठारी ने, जान के इसको सुधारूं करके, लेकिन ऐसा चालाक निकला, हम ही लोगों को सुधार दिया उसने। हम लोगों को दिमाग लगा दिया ठिकाने। छात्र व्यंसक थी, चालाक छात्र है, विद्यार्थी है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद पूरा हो गया, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद आरंभ होता है। पूर्वापराधरोत्तरम एक देशन एकाधिकरणे,
पूर्वापराधरोत्तरमेक देश नैकाधिकरणे पूर्वापराधरोत्तरम प्रथमा के एक वचन, एक देशिना तृतीया के एक वचन, एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन। तृतीयार्थ में या सप्तमी आई हुई, एकाधिकरणे भी तृतीयार्थ में सप्तमी है। पूर्वंच अपरंच आधरंच उत्तरंच इति पूर्वापरोत्तरम समाहार्द्वंद समास होने से नपुंसकलिंग एक वचन हो गया। एकंच तदधिकरणंच इति एकाधिकरणम तस्मिन् इति कर्मधारय समास कर दिया एकाधिकरणे। और एक देशिन में भी इसी आगे एक देशो अस्य अस्ति इति एक देशी तेना एक देशिना। लेकिन एक देश शब्द कैसे बना? पहले एकश्च सौ देशश्च इति एक देशः, एक देशो अस्य अस्ति इति एक देशी। माने जैसे आपका हाथ है, हाथ क्या है? हमारे शरीर का एक देश हो गया, माने अवयव। सीधे सीधे एक देश शब्द क्या होता है? अवयव। एक देशी का मतलब अवयवी। एक देश है जिसका, उस अवयवी को देंगे। अर्थात अवयव और अवयवी का परस्पर समास। अवयववाचक का जिस अवयवी का वो अवयव है, जिसमें वो अवयव रह रहा है, उस अवयववाचक के साथ में समास करना है। प्राप्तता षष्ठी तत्व समास उसका अपवाद करेगा। जैसे कायस्य पूर्वम, शरीर का पूर्व भाग। पूर्व भाग क्या है? एक अवयव, एक देश है। शरीर का उत्तर भाग, शरीर का दक्षिण भाग, शरीर का पश्चिम भाग, इसलिए पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, चारों ले लिया। समास की अनुवृत्ति तत्पुरुष का है, समानाधिकरण है नहीं, कि षष्ठी समास का अपवाद है ना, यह समानाधिकरण नहीं रहेगा, व्यधिकरण है। समानाधिकरण क्या अर्थ बताया था? समान विभक्तिकत्वम। यहां पर क्या है? समान विभक्तिकत्वम। अन्यत्र है समान अर्थकत्वम है। कर्मधारय समास में समानाधिकरण शब्द का अर्थ होता है समान विभक्तिकत्वम, समानाधिकरणत्वम, और भिन्न भिन्न विभक्तिकत्वम व्यधिकरणत्वम। भिन्न भिन्न विभक्ति है, जैसे राज्य पुरुष, कृष्णम श्रुतः, शंकुलया खंड, ऐसे दृष्टांत गया है ना। शंकुलया खंड, योपाय दारु, ये सब क्या है? कहीं द्वितीया प्रथमा, तृतीया प्रथमा, चतुर्थी प्रथमा है, भिन्न विभक्तियां हैं। इनको क्या हम कहते हैं? व्यधिकरण समास। राज्य पुरुष भी क्या है? व्यधिकरण है। अतः समानाधिकरण का अनुवृत्ति समाप्त, प्रथम पाद में समाप्त कर दिया। अनुवृत्ति इसलिए बाकी कहा रहा है, बाकी सारे अनुवृत्ति है। तत्पुरुषा, विभाषा, सुप, ससुपा और समास, जो अधिकार चल रहा है वो यहां भी चलते रहेगा। अर्थ है पूर्व, अपर, अधर, उत्तर ये सुबंधा एकाधिकरण वाचिना एक द्रव्यवाचन है। देखो अवयवी, एक द्रव्यवाचिना एक देशिना समर्थेना सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते। एक देशी वाचक के साथ एकाधिकरण वाची है, एक देशी वाची है, उसके साथ में सुबंत के साथ में विकल्प से समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष समासो भवति। षष्ठी समास अपवाद, देखो लिख दिया षष्ठी समास का यह अपवाद करने के लिए। पूर्वम कायस्य, दृष्टांत क्या है? पूर्वम कायस्य इति पूर्व काय। ऐसे षष्ठी समास करते, कौन सूत्र करता है षष्ठी तत्पुरुष समास? षष्ठी, यही सूत्र करता है। तब क्या होता? षष्ठी है प्रथमा सूत्र में, इसलिए कायस्य जो काय है उसका प्राक प्रयोग, उपस्थित संज्ञा होकर के प्राक प्रयोग हो जाता। उसका बाध्य इसने कहा कि नहीं, पूर्व शब्द का प्राक, पूर्वाधित गया है एक देश का, एक देशी ना, अवयवाचक क्या है? तृतीया है। एकाधिकरण है ना, वो तृतीया है। प्रथमांत कौन था? पूर्वापराधरोत्तरम, ये प्रथमांत है। तद्बुद्धि समास में कौन है?
पूर्व अम, उसका उपसर्ग संज्ञा होगा, प्राग प्रयोग उसका हो जाएगा। इसलिए काय पूर्व नहीं बनेगा, पूर्व काय बनेगा। यदि षष्ठी तब समास होता तो काय पूर्व बन जाता, और अब इस अपवाद के सूत्र समास करने पर पूर्व काय बना। एवमेव नद्या पूर्वमिति पूर्व नदी। नदी क्या है? अवयवी वाचक है, एकाधिकरण वाचक, एक देशी वाचक है। उसका एक देश कौन है? पूर्व पश्चिम भाग है। अब ये उत्तर दक्षिण जा रही है गंगा, इसे क्या कहेंगे? उसको उधर तट को पूर्व तट कहेंगे, इधर के तट को पश्चिम तट कहेंगे। ये दोनों तट क्या है? गंगा जी के संबद्ध होने से उसके अवयव हो गए। जैसे काट के निकाल दिया जाए तो इसका अवयव कहेंगे, इसको संबद्ध होगा तब तो अवयव है, संबद्ध नहीं है तो अवयव नहीं है। जैसे होता है किसी का कोई दुर्घटना हो गई, काट दिया, प्लास्टिक वाला लगा देता है कि नहीं, प्लास्टिक का पैर लगा लेता है, तो उनके अवयव नहीं होता है। जब चाहे निकाल के फेंक दो बगल में, सोते वक्त आदमी निकालते ही हैं, नहीं तो उपद्रव करेगा वो। तो इसीलिए यहां पर कह रहे देखो, नद्या पूर्वमिति पूर्व नदी, अपरम कायस्य यदि अपर काय, वृक्षस्य अपरम, वृक्ष का अपर भाग है, या वहां पर अपर वृक्षम बनेगा। कायस्य अधरम यदि अधर काय, गृहस्य अधरम यदि अधर गृहम। जैसे हम लोग कहाँ बैठे हैं? अधर गृह में बैठे हुए हैं, नीचे वाला मंजिल में बैठे। और यहां पर क्या बोलेंगे ऊपर वाले को? ये तो अधर हो गया, अधर गृहम, उत्तर गृहम। अधर के विपरीत क्या होता है? उत्तर, उत्तर गृहम। वो आगे बना रहे, उत्तरम गायस्य इति उत्तर काय, या गृहस्य उत्तरम इति उत्तर गृहम, ये सब रूप बन जाए। एक देश नैकाधिकरणे का अनुवृत्ति होगा, इसको प्रसिद्ध कर दिया कि एक देशी समास। इस क्या बोलते हैं? एक देशी समास नाम से इसकी प्रसिद्धि है। एक देशी, पहले भी कई बार बोल चुके हम, एक देशी समास पूर्व का भी पहले भी आया था दृष्टांत, वहाँ एक देशी समास सूत्र यहाँ हुआ। इसे आगे एक देश समास ही चलेगा कुछ। देखो इस एक देशी नहीं का अनुवृत्ति 3 तक जा रहा है, और 2 सूत्र है एक देशी समास वाले। अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रतिमा का एक वचन, नपुंसकम भी प्रतिमा का एक वचन, 2 पद है। एक देश नैकाधिकरणे तत्पुरुषः विभाषा सुप्सुपा सह सुब्बी और समास का अधिकार है। नपुंसकलिंगे वर्तमानो यो अर्ध शब्द, नपुंसकलिंग में विद्यमान जो अर्ध शब्द है, अर्थात पुल्लिंग में भी अर्ध शब्द होता है, स्त्रीलिंग में भी अर्धा शब्द होगा। उनका क्या अर्थ होगा? लिंग विशेष का तात्पर्य है, नपुंसकलिंग में जो अर्थ शब्द होता है वह समांशवाची होता है। क्या? समांशवाची, बराबर, आधा, थोड़ा ज्यादा इधर भी नहीं, थोड़ा ज्यादा उधर भी नहीं, बराबर आधा। नपुंसकलिंग में बराबर अर्थ होता है, पुल्लिंग में आगे पीछे चल सकता है, थोड़ा कम बेसी हो तो भी अर्धा हो, आधा रोटी। अब कोई नाप के थोड़ी काट रहे आधा, अब पुल्लिंग प्रयोग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा, लेकिन बराबर है तो नपुंसकलिंग होगा। अर्धम अंतर्वेदी, अंतर, अर्धम बहिर्वेदी प्रयोग हुआ वेद में। जो यज्ञ मंडप में खंबे गाड़ते हैं ना, 16 खंबे, और बीच में 4 खंबे गाड़ते हैं, वो जो 16 खंबे महत्वपूर्ण है। वहाँ बोलते हो जो खंबे गाड़ेगा आधा उसका अंदर होना चाहिए, आधा बाहर। अर्धम अंतर्वेदी, अंधम बहिर्वेदी। थोड़ा सा एक सूत भी इधर नहीं, एक सूत भी उधर नहीं जानी चाहिए, आधी सूत भी नहीं जानी चाहिए।
बहुत कठिनाई होता है। जो गाड़ दिया, रख तो देते नाप करके, फिर जैसे पत्थर डाल के घोटते हैं वो उधर भाग जाता है, और उधर मारा तो इधर भाग जाता है, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो ऐसे गाड़ देते हैं। एक बार एक की बाराबंकी में दक्षिण भारत से ब्राह्मण आए, वो यज्ञ मंडप बनवाने लगे, और परेशान हो गया, सब मिस्त्री हार गए। और नहीं हुआ तो कथा और उधर मारा, उधर गया इधर करने के लिए, अरे नहीं इतो कथा दिमाग खराब कर दिया। 2 दिन लग गया, एक भी खंभा गाड़ा नहीं। अब 3 दिन बाद यज्ञ होना है, क्या करें? तो हमारे जो स्वामी जी तो कहे कि भाई तुम ही संभाल सकते हो इसको, तुम ही जाओ। मैंने कहा ठीक है, वही करता हूँ। फिर हमने युक्ति निकाला, मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। उसका गोल नापा, अलग अलग बांस है ना, बांस कोई मोटा है कोई पतला है, एक ही नाप का थोड़े आ रहे। उसको नापो, पहले उसका आदत तय करो, फिर मार्किंग कर दिया, तय कर दिया। फिर हमने पहले मोटे पत्थरों से नीचे से ही उसको स्थिर कर दिया। एकदम भर के एकदम कुटना हो, गड़बड़ होता है उसमें, कभी इधर कभी उधर हो जाएगा। और उसने कि दिमाग बड़ी से लगाया युक्ति, मोटे मोटे पत्थर डाल दो, मजबूत हो गया वो। अब बिल्कुल नाप के धागा बांध दिया पूरे चारों तरफ, और इधर से भी इधर से। अब इधर से उधर जा ही नहीं सकता वो, वहीं टिक गया। फिर उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ डालो, मिट्टी डालो, बराबर कर दो, गोबर से लिप दो। 4 घंटे पूरे 16 गाड़ दिए। अब पंडित बहुत खुश हो गए, कहे आप हमारे साथ हमेशा बने रहो पूरे यज्ञ में। तो ये सब मूर्ख है, कोई दिमाग समझ में नहीं आती इन लोगों को। पूरे 5 दिन के यज्ञ में हमको 1 मिनट छोड़ा नहीं, उन्होंने साथ में रखे। उससे हमें लाभ हो गया, जितना मीमांसा क्षण पड़ा सब प्रैक्टिकल हो गया वहाँ पे। ऐसे एक सोमयाग हुई थी बनारस में, वहाँ तो हमारे जो पढ़ा रहे थे जैमिनी, जो माने जाता था आधुनिक जैमिनी, पट्टाभिराम शास्त्री जी, जिनसे पढ़ रहा था, खुद उसके आचार्य थे। उन्हें साथ में बिठाकर पूरे सोमयाग की प्रक्रिया समझाई, तब मीमांसा दर्शन हमारा बिल्कुल पक्का हो। जो कर्म है ना, वो तो करके ही ठीक होता है। हम कर नहीं सकते, जन्म छोटी है ही नहीं, कि करता हुआ देख के सीखना पड़ा। वह आ गया अर्धम, बराबर पर याद आ गया। अर्धम अंतर्वेदी, अर्धम बहिर्वेदी, ये विधि है। अर्धम ने बराबर आधा होनी चाहिए, आधा सूत भी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। एक देशन एकादि इत्यादि, इसलिए देखो एक देशन एकादि करने की अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, बाकी का अधिकार चल रहा है। नपुंसकलिंगे वर्तमान यो अर्ध शब्द, मैंने समांशवाची जो अर्ध शब्द है, उस अर्ध शब्द का एकाधिकरण वाचिना एक देशीना, एक कारणवाची जो एक देशी मैंने अवयवी वाचक द्रव्यवाचक शब्द के साथ में विभाषा समस्यते विकल्प समास होगा, और उसका नाम तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास भवति। सम प्रविभागे लिख रहे हैं, सम प्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसके वर्तते, तत्व अन्यत्र पुल्लिंग। अन्यत्र क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और विशेषानुसार कहीं स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा, टाप हो जाएगा, अर्धा बच जाएगा। अयम अपनी षट्टी समास अपवाद, ये भी षट्टी समास का अपवाद करेगा। पिप्पल्या अर्धमिति अर्ध पिप्पली, पिप्पल्या अर्धम, पिप्पल्या अर्धेन, पिप्पल्या अर्धाय, ऐसे सब विग्रह वाक्य में पिप्पली शब्द नियत रहेगा। और विभक्ति कहाँ बदल रहा है? अर्धम, अर्धेन, अर्धाय, अर्धात, अर्धात, अर्धस्य, अर्धयो, अर्धानाम, सभी विभक्ति चला सकते हैं। लेकिन पिप्पल्या नियत विभक्ति होने से एक पूर्व निपाते से उपसर्ग संज्ञा होता है। उपसंज्ञा का फल क्या है? गोस्त्री और उपसर्ग से ह्रस्व हो गया, इसलिए रूप बना दिया अर्ध पिप्पली, ह्रस्वीकारांत, अर्ध पिप्पली। पिप्पल्या अर्धमिति अर्ध पिप्पली। फिर स्त्रीत्व रक्षा कर दिया तो क्या हो जाएगा? फिर गिप हो जाएगा, अर्ध पिप्पली बनेगा। अर्ध कोशातकी, अर्ध कोशातकी, कोशातकी सब्जी का नाम। कौन सी सब्जी? तोरी, तोरी, तुरई, तुरई या तोरी बोलते हैं, होता ना हरा हरा वाला मुलायम सा, वो
उसको कोशातकी बोलते हैं, कि उसके अंदर जाल बहुत हो जाता है। अंदर जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसके जाल ही जाल होता है, और झाड़ दो बीच बीच निकल जाएगा, और जाल को झापा कर भी प्रयोग करते हैं लोग। मालिश के काम में भी आता है उससे। इस वजह नाम कोशातकी, कोशों से आत है वो, कोशातकी नाम रख दिया उसको। अर्धकोश अर्धंचा कोशातक्या, अर्धम कोशातक्या, विग्रहवाक्य करूंगा षष्ठी तत्पुरुष समास के लायक। इसका अपवाद करके सूत्र एक देश समास कर दिया तो अर्ध कोशातकी बना। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्य तरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्य तरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यानि, प्रथमा बहुवचन अलग कर दो, अन्य तरस्याम अव्यय विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। द्वितीय चतुर्थ तुर्यानि में समास है, इतरेतन समास, या द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च तुर्यश्च इति इतरेतन समास। अच्छा बहुवचन कर दिया ना, तुर्यानि बहुवचन कर दिया इतरेतन समास होने से। अनुवृत्ति एक देश एकाधिकरण का, और अधिकार तत्पुरुष विभाषा सुप सपा और समास का। अर्थ द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्येते सुबंतः, ये चार सुबंतों को एकाधिकरणवाची और एक देशी सुबंतवाचक शब्द के साथ में विभाषा समस्यन्ते विकल्प समास होगा, और उसका नाम तत्पुरुष समासो भवति। यह भी षष्ठ समास अपवादो अयम, षष्ठ समास का अपवाद करता है। अन्य तरस्याम ग्रहणेन, या अन्य तरस्याम ग्रहण करने क्या जरूरत थी? ये विभाषा अनुवृत्ति आ रही है, महाविभाषा है, विकल्प तो हो ही रहा था। अभी तक सारे सूत्र विकल्प किया है ना, फिर अन्य तरस्याम क्यों कह रहे हो? इसलिए विकल्प का साथ अन्य महाविभाषा के साथ अनुसाम करने का अभिप्राय तीन रूप होगा। एक वाक्य अवस्था में होगा, वाक्य जैसा वैसा भी रहेगा, एक बार षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा, और एक बार एक देशी समास। पहला रहेगा एक देशी समास, इसका विकल्प करने से षष्ठी तत्पुरुष समास, और उसका भी महाविभाषा करने से वाक्य भी प्रयोग हो जाएगा। वाक्य प्रयोग करने में दोष यहां नहीं रह जाता है, वही इसलिए बता रहे हैं। यहां आगे लिख रहे देखो, अन्यतरस्याम ग्रहणेन पक्षे सोपि भवति। क्यों? महाविभाषिया तो विग्रह वाक्य विकल्प, महाविभाषा इससे विग्रह वाक्य का विकल्प हुआ था, और अब षष्ठी समास भी विकल्प हो गया। महाविभाषा का तात्पर्य एक बार समास होगा, एक बार वाक्य रहेगा। वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो, राज्य पुरुष भी बोल सकते हो, राज पुरुष भी प्रयोग कर सकते हो। सर यहां पर भी दोनों प्रयोग होता रहा, लेकिन साथ साथ अब जिस समास का अपवाद कर रहे थे, किसका अपवाद किए थे? षष्ठी समास का, वो भी प्रयोग हो जाएगा। अतएव रूप तीनों प्रकार के देखिए, जैसे द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीयम भिक्षायाः, सब पहला रूप बनेगा। वर्तमान से जब समास करोगे द्वितीय का उपसर्ग संज्ञा होकर के प्राक प्रयोग हुआ, द्वितीय भिक्षा हो जाएगा। षष्ठी समास पक्ष में भिक्षा द्वितीयम, ये षष्ठी समास करोगे ना, षष्ठी और षष्ठी क्या प्रथमांत, उसका समास में क्या है? भिक्षायाः, उसका उपसर्ग संज्ञा होकर के प्राक प्रयोग हो जाएगा। भिक्षा द्वितीयम, एक बार वाक्य वैसे के वैसे भी प्रयोग कर सकते हो, द्वितीयम भिक्षायाः, ये भी प्रयोग। तीन हो गया, द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीय भिक्षा और भिक्षा द्वितीयम, ये तीनों रूप हो जाएंगे। एवमेव तृतीयम भिक्षाया, तृतीय भिक्षा, भिक्षा तृतीयम, चतुर्थम भिक्षाया, चतुर्थ भिक्षा, भिक्षा चतुर्थम, पूर्व तुर्यम भिक्षाया, तुर्य भिक्षा और भिक्षा तुर्यम, तीन तीन रूप बन जाएंगे। पहली भिक्षा, दूसरी भिक्षा, तीसरी भिक्षा, चौथी भिक्षा। ऐसा हमने कभी देखा? नहीं तो भंडारा अलग है, भिक्षा ये आपको मिलेगा यहाँ नहीं, ऋषिकेश में नहीं मिलेगा दृश्य। ये आपको दृश्य देखना है, हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार में मंडली होती, ब्रह्मनिवास आश्रम में एक आश्रम है सब सरोवर में, वहाँ पर मंडलियाँ इकट्ठा होती हैं।
100-150 महात्मा होते हैं, कहीं 300 महात्मा, उसमें बंटवारा होती है। आज ये ग्रुप यहाँ जाएगा, ये मंडली, आज ये मंडली इस तरफ जाएगा। हर आश्रम वाले उधर जहाँ जो जाते हैं उनको पता है, आश्रम वाले पहले भोजन बना करके सजा करके रखते हैं। आएंगे महात्मा क्रमबद्ध होकर आएंगे, पंक्तिबद्ध होकर आते हैं, उनको भिक्षा दी गई लेके चले जाते हैं, खड़ी भिक्षा। अब एक नहीं ना, एक जगह नहीं खाते, और 10-11 यहाँ है, 12-13 इधर है, इसलिए एक दिन इधर एक दिन उधर जाते हैं। जिसके भाग्य में जितनी दक्षिणा आदि मिलनी है उसकी भाग्य की बात है। दक्षिणा भी देंगे, भोजन भी देंगे, कपड़ा लत्ता जो भी देना है सब देंगे। हम लोग सब तमाशा देख रखे हैं, इसलिए 11 भिक्षा, ये तो 4 की बात कह दिया इन्होंने। इधर 13 भिक्षा, एक तरफ 11 एक तरफ 13 है। अब संख्या बढ़ गया होगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत पहले 1990 की बात बता रहा हूँ। अब तो संख्या बढ़ भी गए होंगे बांटने वाले, देने वाले। इसलिए क्या करें, भिक्षा लेने वाले बहुत समझदारी है, बेकार नहीं करते हैं। एक ही रोटी लेंगे, देखेंगे हलवा है, चलो रोटी नहीं लेंगे, हलवा दे दो। जो नहीं लेनी है उतनी सी थोड़ा सा लेके उतनी भिक्षा लेके आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं तो ऐसे भी है, ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा उधर अच्छा माल मिल गया तो क्या करें, इधर ज़्यादा ले लिए थे, अब उसको ले जगह को खिला देंगे। इस तरह से 4 भिक्षा यह दृष्टांत उन्होंने दिया। तो एक ही है, तुरीय और चतुर्थ एक ही है। चतुर्थी को ही तुरीय आदेश हो जाता है। तुर्यान्यतरस्याम प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने प्रथमा द्वितीय अव्यय द्वितीय तृतीया का एक वचन, 3 पद है। प्राप्तश्च आपन्नंच इति प्राप्तापन्ने इतरेतर द्वंद्व समास। अनुवृत्ति आ रही है अन्यतरस्याम, र नहीं है वहाँ, अन्यतरस्याम तत्पुरुष का अनुवृत्ति है विभाषा, सुप, सह, सुपा और समास, इन सब की अनुवृत्ति हो रही है। प्राप्त अपनित्येतो सुबंधौ द्वितीयांतेन सुबंधेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। ये दोनों शब्द पहले भी आया था, कहाँ, उल्टा करने के लिए। द्वितीया श्रद्धातीत प्राप्तापन्नैहि, उसमें भी है, और ये ठीक उल्टा कर रहा है। वहाँ द्वितीय प्रथम एक वचन था, प्राप्तापन्नैहि तृतीया थे, है ना। अब यहाँ उल्टा क्या कर दिया, प्राप्तापन्ने प्रथमा कर दिया, द्वितीय तृतीया कर दिया। वहाँ क्या था, जो द्वितीयांत था वो प्राक प्रयोग होता था और प्राप्त और आपन्न पर में प्रयोग था। उसकी ठीक विपरीत यहाँ कर रहे हैं। अभी हम प्राप्तपन को पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, द्वितीयांत को पर में होगा। दृष्टांत वही लेंगे जो वहां लिया था, इसलिए विपरीत करने के लिए। देखिए उदाहरण है, प्राप्तो जीविका मिति प्राप्त जीविका हो, द्वितीय समास पक्षे तो जीविका प्राप्त भी बनेगा, उस सूत्र से जीविका प्राप्त भी बनेगा, और वर्तमान सूत्र से प्राप्त जीविका भी बन जाएगा। एवमेव आपन्नो जीविकाम इति आपन्न जीविका और जीविका आपन्न, दोनों रूप बनेंगे। पूर्व सूत्र के विपरीत द्वितीय समास का यह अपवाद है, उस सूत्र का अपवाद है, लेकिन महाविभाषा होने से एक बार वो भी रहेगा, एक बार में वो भी रूप बनाएंगे। एक भक्ति चापुर निपाते से जीविका शब्द की उपसर्ग संज्ञा होकर के गोस्त्र ह्रस्व हो गया, इसलिए प्राप्त जीविकाम का प्राप्त जीविका बन गया, ताप को ह्रस्व कर दिया, गोस्त्री और उपसर्जन से प्राप्त जीविका हो, आपन्न जीविका हो, ये बन जाते हैं। और विपरीत में उस समास करोगे तो जीविका प्राप्त हो, जीविका आपन्न, वो भी प्रयोग हो जाएगा, दोनों बन जाते हैं। प्राप्त जीविका, आपन्न जीविका, और जीविका प्राप्त और जीविका आपन्न।
कालाः परिमाणिना, कालाः परिमाणिना, कालाः प्रथमा बहुवचन, परिमाणिना तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन है। परिमाणिना तृतीया का एक वचन। परिमाणम अस्य अस्ति इति परिमाणी, परिमाणी परिमाणिनौ परिमाणिनः, परिमाणिनम परिमाणिनौ परिमाणिनः, परिमाणिना परिमाणिभ्याम परिमाणिभिः इत्यादि बनता है। दंडी के समान है ना, दंडी दंडिनौ दंडिनः, दंडिनम दंडिना, हाँ दंडिभिः दंडिने दंडिभ्यः, दंडिनः दंडिनः, दंडिनोः दंडिनाम, दंडिनी दंडिनोः दंडिषु बनेंगे। तद्वत परिमाणिन नांत बनेगा, अतः ठणव परिमाणम अस्य अस्ति, जिस वस्तु का परिमाण है उस वस्तु को कहेंगे परिमाणी, और उसके नाप आदि जो भी है उसका नाम परिमाण। या काल को ले रहे हैं नाप, या काल नापवाचक है। जैसे आपका उम्र कितना हो गया, आज 20 साल हो गया, काल है ना वाचक, और लेकिन ये परिमाण वाचक है। आपके जन्म से अभी तक के नाप दिया ना उसने समय। तो परिमाण वाचकों का परिमाणी वाचक के साथ, कालवाचक क्या हो जाएगा, परिमाण, और उसे परिमाणी के साथ में समास होगा। जैसे पहला आपने क्या देखा, अवयव का अवयवी के साथ, और अब यहाँ काल का काल वाला के साथ में, माने परिमाण का परिमाणी के साथ में समास होगा। और परिमाण में भी कालवाचक परिमाणी लेना, लंबाई चौड़ाई वो को नहीं लेना है परिमाण को। तत्पुरुष का अनुवृत्ति विभाषा शुभ सहसुभाय कोई समास आदि नहीं है, तैतांत है, केवल वही दिखा रहे। परिमाणम अस्य स्थिति परिमाणी, परिमाणम अस्य स्थिति परिमाणी तेन परिमाणिना इति। परिमाणवाचिनः कालशब्दाः परिमाणीवाचिनः सुबन्तेन सह ये भाषा समस्यन्ते। परिमाणवाचक होते हुए जो कालवाची शब्द है उनका परिमाणीवाची द्रव्य जो है जिसका परिमाण बता रहे हो उस सुबंत के साथ में विकल्प से समास होगा, और उसका नाम तत्पुरुष समासो भवति। मासो जातस्येति मास जातः, मासो मासो जातस्य, जात वस्तु क्या है, जब पैदा हुआ है उसका नाम जात। और कितने समय बीत गया पैदा हो गए, 1 महीना बीत गया। मासो जातस्य, ये भी षष्ठी का अपवाद करेगा। कालवाची शब्द की जब परिमाण कहीं प्रयोग में हो गया, नहीं तो क्या होता है, जात मास प्रयोग हो जाता, वो इष्ट नहीं है। किंतु मास जात, संवत्सर जात, 1 साल हुआ पैदा होकर के, द्वह जात 2 दिन हुआ पैदा होकर के, त्रह जात 3 दिन हुआ पैदा होकर के। ये सब मास, संवत्सर, द्वह, त्रह, ये सब क्या है, कालवाची शब्द।